ओके देखो, कैपेसिटर के मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। हमने लास्ट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया था। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसके सामने हम एक प्लेट रख देते हैं सेम एरिया की, सेम साइज की, सेम कॉन्फ़िगरेशन की, और इसमें चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है उसको खत्म करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी, और अर्थिंग करके हमने इस चार्ज को क्या कर दिया, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके लिए हमने क्या क्या कैलकुलेशंस की थी, तो सुनिए। इसकी कैलकुलेशन में हमने फॉर्मूलाज निकाले थे। कौन कौन से फॉर्मूला थे? फर्स्ट फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, और यू कैन से दैट एरिया ऑफ द प्लेट। ये प्लेट का एरिया होगा। ओके अब इसके बाद बात आती है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होगा, एरिया होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया तो थिकनेस को बताता है, हम थिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ये प्लेट इस तरह की दिखाई देती है, तो इस एरिया की बात कर रहे हैं हम। क्रॉस सेक्शन एरिया थिकनेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला ये था कि जब हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट के बीच में यहाँ पर एक मटेरियल को फिल कर देंगे, वो जो मटेरियल होगा उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है। तो यहाँ पर हमने जो मटेरियल को यहाँ पे फिल किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूलाज को हमने स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, यूनिवर्सल न्यूमेरिकल, जिसमें ये भी पता लगेगा कि इस जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उस पर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना चार्ज स्टोर होता है, और अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करेंगे। द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपिटल ए। प्लेट्स का एरिया कैपिटल ए बता रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन the plates is d. If the area of plates is doubled, if the area of plates is doubled, area को डबल कर रहे हैं, and the distance is half, और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, then what would be the capacitance of the capacitor as compared to its initial value, ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसने फर्स्ट केस में क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग। सो हियर आई विल राइट केस फर्स्ट एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट द केस सेकंड। केस फर्स्ट में इसने बोला है कि जो भी इसका कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट केस में, क्योंकि इसने बोल रखा है कि एरिया ए है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में डी है। अगर ये फर्स्ट केस है तो इसको हम लोग C1 से लिख देते हैं। दिस इज द कैपेसिटेंस C1 इन दिस केस। सेकंड केस में इसने क्या बोला? एरिया को तो कर दिया डबल। इसमें इसने बोला है एरिया को कर दो डबल, और डिस्टेंस को क्या कर दो? डिस्टेंस को कर दो जी हाफ। तो ये हाफ कर दिया हमने इसको। अब इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और एरिया की जगह पे लिखेंगे 2a, डिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे d/2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 भी ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बी 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड।
और इसने कौन से केस के बारे में पूछा है, इसने पूछा कि सेकंड केस में कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को अपस्टेयर्स में लिखना है अगर सेकंड के बारे में पूछा है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन सेकंड इज C2 एंड इक्वेशन फर्स्ट इज C1। C2 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C1 की वैल्यू लिखी हुई है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आंसर एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A से A और D से D कैंसिल हो रहा है। डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। सो दिस विल बी C2 अपॉन C1 is equal to 4 or you can say that C2 is equal to 4 C1. So the capacitance will become 4 times than the initial condition. इनिशियल कंडीशन में जितना भी कैपेसिटेंस था उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, काफी बड़ा है क्वेश्चन भी। A capacitor of capacitance capital C is connected to a battery of capital V volt then the charge on the plates is found to be plus minus 360 microcoulomb. If plus minus 120 microcoulomb is the charge developed when there is decrease of 120 volt potential difference, then calculate। अब देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला पार्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सेकंड देखिए इसमें कैलकुलेट करना है आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, थर्ड इसमें आपको कैलकुलेट करना है चार्ज when the potential difference is increased by 120 volt। तो ये तीन कंडीशंस के हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको लिखो। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखोगे, उसको लिखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसको कौन से फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसने क्या क्या हमें गिवन क्वांटिटीज बता रखी हैं। सो हियर वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन। इसने बोला है कि जब V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो कितना चार्ज ये स्टोर करता है, प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम का। और दूसरा जब इसके पोटेंशियल को 120 वोल्ट कम कर देते हैं तब ये कितना चार्ज स्टोर करता है, प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम का। प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी प्लेट सेम चार्ज से नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इसीलिए इसको प्लस माइनस लिखा जा रहा है। तो फर्स्ट केस में जो चार्ज दे रखा है उसको हम लोग लिख देते हैं Q1 से। तो ये फर्स्ट केस का चार्ज है जिसको Q1 से हम लिखने वाले हैं। और कितना चार्ज है, 360 माइक्रोकूलम का, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये जो चार्ज है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है हम इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं C इंटू वी। क्वेश्चन में गिवन है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज कितनी लगाई जा रही है, वोल्टेज लगाई जा रही है V वोल्ट। तो आपको कैपेसिटेंस भी बता रखा है और वोल्ट भी बता रखा है, दोनों बता रखे हैं।
तो उस केस में ये जो चार्ज है हम लोग C इंटू वी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने स्टडी कर रखे हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी पढ़ा था हमने, और इसी तरह से Q इज इक्वल टू CV, आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। सो Q इज इक्वल टू CV, ये हमने फॉर्मूला लगाया, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है। अच्छा, सेकंड केस में क्या दे रखा है? तो आंसर है सेकंड केस में इसने बोला कितना चार्ज ये स्टोर करता है कैपेसिटर, 120 माइक्रोकूलम का। अब देखो आप इस कैपेसिटर को किसी भी बैटरी से जोड़ो, 500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ो या 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ो, उसका कैपेसिटेंस तो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कैपेसिटेंस तो डिपेंड ही किस पे करता है, वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस तो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो जब तक एरिया और डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तब तक उसका कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। तो कैपेसिटेंस तो हर केस में सेम ही रहेगा, वही सेम कैपेसिटर है, सेम कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस तो C है। लेकिन इस केस में वोल्टेज कितनी हो चुकी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 120 माइक्रो कूलम का चार्ज कब स्टोर कर रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना डिक्रीज किया जा रहा है। तो आंसर है 120 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया जा रहा है। तो कर दो 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, पहले कितना पोटेंशियल था V, और 120 वोल्ट कम कर देंगे तो -120 वोल्ट लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गई इक्वेशन सेकंड। ये हमने लिखा क्वेश्चन में जो गिवन था उसके बेसिस पे। ओके, अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इन दो इक्वेशन से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? आंसर कर सकते हैं कैलकुलेट, डिवाइड कर दो इनको, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, जैसे करना है कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे, ये चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ये C और V दोनों दे रखे हैं, C से C कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, जो कैलकुलेशन होगी उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो गिवन था उसके बेसिस पर हमने ये दो इक्वेशंस बनाई। इक्वेशंस बनाने के बाद अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, कैपिटल V से लिख रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है 360 माइक्रोकूलम, इक्वेशन सेकंड है 120 माइक्रोकूलम। ये चार्ज की वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है CV और डिवाइड बाय आ जाएगा CV माइनस 120। 120 वोल्ट पोटेंशियल कम कर दिया हमने, ये वो वाला केस है। तो कैंसिल कर दो जो जो कैंसिल हो रहे हैं, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम तो इसकी यूनिट आएगी नहीं, और ये 120 से 360 कैंसिल करोगे, यहाँ 3 रह जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ क्या क्या क्वांटिटी जिसमें रहेगी, 3/1, 3/1 रह गया, और इधर रह गया V/V माइनस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3V माइनस 360, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 3V इंटू माइनस 3V माइनस 360 हो जाएगा, और 1 इंटू V कितना हो जाएगा, V। 360 को उधर ले जाओ, V को इधर ले आओ, इसको एक्सचेंज कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये माइनस क्या है तो ये प्लस का हो जाएगा, V प्लस क्या है वो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या आएगी, 3V माइनस V इज इक्वल टू 360। सो 3V माइनस V इज 2V, 2V इज इक्वल टू 360। So V is equal to 360 upon 2. Potential difference will be 180 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर आपको क्वेश्चन में गिवन था, उस क्वेश्चन में ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आंसर है 180 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 180 वोल्ट का। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 180 वोल्ट होता है तब ये इतना चार्ज स्टोर करता है, और जब पोटेंशियल 120 वोल्ट कम कर देते हैं, मतलब कि कितना, तो आंसर है 60 वोल्ट हो जाता है। जब पोटेंशियल 60 वोल्ट होगा तब ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, 120 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल निकाला दोनों प्लेट्स के बीच में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहे, सेकंड में आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है। अब कैपेसिटेंस कैसे बता सकते हैं? तो आंसर है ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पोटेंशियल की वैल्यू तो पता लग चुकी है कि प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, 120 वोल्ट का पोटेंशियल है, 180 वोल्ट का, सॉरी 180 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर नाउ वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड part of this question. Capacitance capital C you have to calculate. So here we are using
इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है? इक्वेशन फर्स्ट कहती है जी 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू सीवी। वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये आ जाएगा 360 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 कूलम, ये इसकी यूनिट थी कूलम। कैपिटल सी कैपेसिटेंस है, वोल्टेज कितनी वोल्टेज है अभी कैलकुलेट किया था 180 वोल्ट। सो सी इज इक्वल टू 360 इंटू 10 टू द पावर -6, ये 180 इधर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 180। 180 डिवाइड में आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। सो द कैपेसिटेंस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये 10 टू द पावर -6 को क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है माइक्रो लिख सकते हैं। और कैपेसिटेंस को किस में मेजर करते हैं? तो आंसर है फैरेड में मेजर करते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड। और ये कैसे कैलकुलेट किया? तो आंसर है फर्स्ट इक्वेशन से। अब लास्ट क्या पूछा है इसने, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। चार्ज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। देखो जी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन पड़ी है। अब ये बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है पहले जितना भी था 180 वोल्ट था, हमने निकाला, कितना इंक्रीज हो जाए? 120 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तब बताना है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ओके, तो इस केस में अब हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तीसरे केस में ये बोलना चाह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है चार्ज व्हेन potential difference is increased by 120 volt, is increased by 120 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो होगा ये जी, चार्ज कितना स्टोर होगा वो तो हमें पता नहीं है, तो उसको तो हम लोग क्यू डैश से लिख देते हैं। तो पहले जो चार्ज था उसको मैंने Q1 Q2 से लिखा था, देख लो ध्यान से, ये Q1 Q2 से लिखा हुआ है फर्स्ट केस सेकंड केस। अब आ गया थर्ड केस। थर्ड केस में Q3 से लिखना है तो Q3 से लिख देना, तो मैं तो क्यू डैश से लिख रहा हूँ इसको। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो भैया इसने बोला है कि पोटेंशियल 120 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। पहले पोटेंशियल था V, अब कितना इंक्रीज हो गया? 120 वोल्ट इंक्रीज हो गया। इस केस में आपको चार्ज बताना है, तो ये बन गई इक्वेशन इसकी। वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू पुट करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो को लिख देते हैं, फैरेड नहीं लिखेंगे हम लोग, 10 टू द पावर -6। ये हो गया कैपेसिटेंस। वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकाली थी फर्स्ट केस में? 180 वोल्ट प्लस 120, एंड दिस इज द चार्ज इन दिस केस। तो अगर पोटेंशियल आप कितना कर दोगे, 300 वोल्ट कर दोगे, तो उस केस में ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? ये 300 वोल्ट हो जाएगा। पहले 180 था, 180 से 120 इंक्रीज कर दिया तो टोटल पोटेंशियल हो गया 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट पर ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? अब ये और ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा क्योंकि पोटेंशियल बढ़ चुका है। सो here 300 into 2, this will be 600 into 10 to the power -6। 10 to the power -6 को क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है माइक्रो। और चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। सो दिस इज द चार्ज stored by the capacitor when the potential difference is increased by 120 volt। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा? 120 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाते हैं और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक मीडियम को फिल करेंगे। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सामने जो प्लेट आपको दिख रही है ये है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, एंड इट इज अर्थ। इसको अर्थ कर रखा है हमने। दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच में जो मीडियम है उस मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं अब हम लोग। हम जैसे मीडियम को फिल करेंगे, मान लो वो पोलर मॉलिक्यूल वाला मीडियम है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला मीडियम है, दोनों में एक ही बात है, दोनों लास्ट में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट को दिखाएंगे। मान लीजिए पहले मॉलिक्यूल ऐसे पड़े थे, ये मॉलिक्यूल के अंदर ये माइनस इधर है प्लस इधर है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को, क्योंकि ये प्लस इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा और ये माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा तो दूसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक भी हम इसमें भर सकते हैं। दूसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें प्लस और माइनस का सेंटर एक ही होता है। अब जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस उस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आएंगे, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर रिपल्शन फोर्स लगेगा और ऑर्बिट पर अपोजिट डायरेक्शन में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, इस तरफ माइनस आ जाएगा और दूसरी तरफ प्लस। तो इनके प्लस और माइनस के जो सेंटर थे वो सेपरेट हो जाएंगे एंड इट विल शो सम नेट डायपोल मूवमेंट, और इस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो ये इसका डायपोल मूवमेंट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम लोग कैपिटल ई से लिख रहे हैं। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर बनेगा। सब्सटेंस के अंदर क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि इन सबके प्लस चार्जेस इस तरफ है, माइनस चार्जेस इस तरफ है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर यहाँ पर नेट चार्ज 0 आएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का प्लस यहाँ पर है, दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज इधर है, तो ये बेसिकली ये डिस्चार्ज एरिया होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज करने वाला कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, तो सारे मॉलिक्यूल के प्लस इस तरफ है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इस तरफ सारे नेगेटिवली चार्ज प्लेस है, ये वाला सारा का सारा दूसरा जो एंड है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई पी से भी लिख सकते हैं या ई इन से भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको ई इन से लिख सकता हूँ, इन साइड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आंसर है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दो फॉर्मूला से लिखा जा सकता है, मैं आपको दोनों फॉर्मूला कभी बताता हूँ। और प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है जब हमने कैपेसिटर को स्टडी किया था, कि दो प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कि ये एक प्लेट रखी थी हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, और इसके सामने हमने एक और प्लेट रखी, और ये जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो रीजन आ रहा है, इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, दूसरी प्लेट सेम चार्ज से नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। उस समय पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दोनों प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी लिख सकते हैं, द चार्ज डेंसिटी विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस। तो यहाँ पर जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है उसको सिग्मा पी से लिखा जाता है। सिग्मा पी से लिख सकते हैं, या इसको भी सिग्मा इन से लिख देते हैं। चलो सिमिलर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको भी सिग्मा इन से लिख देते हैं। सिग्मा इन का मतलब है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? जहां पर मीडियम होता है वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मीडियम। वैल्यू पुट करेंगे। सो ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसके सामने ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और मैंने इसमें एक मीडियम भर रखा है। वो मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? मैंने आपको परमिटिविटी बता दी इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जब कोई मीडियम नहीं है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और जब हमने इसमें मीडियम फिल कर दिया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे भी लिखा जा सकता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का एक तो ये तरीका है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों प्लेट्स के बीच में था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक को प्लस डायरेक्शन में लिखा, दूसरे को माइनस डायरेक्शन में लिखा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? वो तरीका अभी मैंने आपको बताया।
net electric field can also be written as sigma upon epsilon naught epsilon r. Epsilon r is the permittivity of the relative permittivity of the medium. तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब दोनों इक्वेशन किसको बता रही हैं? तो आंसर है दोनों की दोनों इक्वेशंस बता रही हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, और दोनों को इक्वल रखने से हमें किसका आंसर मिलेगा? तो आंसर है सिग्मा पी का. सिग्मा पी या सिग्मा इंड्यूस्ड, मतलब कि कितना चार्ज इंड्यूस होता है पर यूनिट एरिया में जब हम यहाँ पर इस मीडियम को फिल करते हैं. So here this is the equation first which is giving the net electric field, and this is the equation second which is also giving the net electric field. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देंगे, इक्वल रखते ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन, पहले ये वैल्यू लिख देते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. अब देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर. अब हमें सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है. सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस क्या है, इसको उधर शिफ्ट कर दो. ये प्लस क्या है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इनको एक्सचेंज करना है आपको. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी सिग्मा इंड्यूस्ड, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी था सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे, सो दिस विल बी नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर. सो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इस मीडियम में कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, दैट विल बी सिग्मा, सिग्मा कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर. द चार्ज इंड्यूस्ड इन द मीडियम इज डिपेंडेंट ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि इस मीडियम का कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस पे डिपेंड करेगा कि इसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा इस मीडियम के अंदर. दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा पे. सिग्मा क्या थी? चार्ज डेंसिटी ऑफ दीज प्लेट्स. ये जो प्लेट है इनकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा. एरिया ए है इस प्लेट का, इस प्लेट का एरिया भी ए है. यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है? सिग्मा क्यू अपॉन ए आ रही है. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो ये इसकी चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स में कितना चार्ज है, इस पे भी ये डिपेंड करेगा. ओके, तो सबसे पहली कैलकुलेशन तो इसमें ये है. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितना पोलराइजेशन होता है, ये वो पोलराइजेशन है. अच्छा, पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं. इसको भी पोलराइजेशन वेक्टर ही बोलते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड को. जितना चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पर इंड्यूस्ड होगी दैट इज पोलराइजेशन. तो जितनी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है वो सारी चार्ज डेंसिटी किसके कारण से क्रिएट हो रही है? पोलराइजेशन के कारण तो क्रिएट हो रही है. ये मॉलिक्यूल ऐसा घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, या प्लस और माइनस के सेंटर अलग अलग हो रहे हैं. तो इसमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यही तो पोलराइजेशन का इफेक्ट है. यही तो किसका इफेक्ट है? पोलराइजेशन का इफेक्ट है. अच्छा, डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा इन सारे मॉलिक्यूल्स का? माइनस से प्लस की तरफ. ये मॉलिक्यूल है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ इन सबके डाइपोल मूवमेंट होंगे. और अगर इस पूरे सब्सटेंस का कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस पोलराइज्ड हो चुका है. अगर सब्सटेंस का नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है तब हम बोलेंगे कि वो पोलराइज्ड हो चुका है. और पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन की अलग प्रोसेस है, उसमें तो वो रोटेट करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेशन की प्रोसेस अलग है, इसमें प्लस और माइनस के सेंटर अलग हो जाते हैं रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण. ओके, बाकी का जो प्रोसेस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ.